नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पहले भाव के ऊपर चर्चा की थी। आज हम कालपुरुष कुंडली के अंदर कुछ के ग्रहों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये पहला भाव है। यहाँ पे हमने कोई चर्चा की थी, सूर्य उच्च का होता है। यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे उच्च का होता है वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा। यहाँ पे मिथुन राशि में राहु को मानते हैं उच्च का। कुछ लोग वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं, लेकिन मैं मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानता हूँ। वृषभ में भी अच्छा फल देता है राहु, लेकिन उच्च का मैं उसी के अंदर। चौथे भाव में उच्च का कौन होता है? गुरु। कर्क राशि में ये मिथुन राशि। पांचवें में कोई उच्च का नहीं, कोई नीच का नहीं। छठे में बुध। सातवें में शनि। आठवें में कोई उच्च का नहीं, नीच का चंद्रमा होता है, वो बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे केतु। 10वें में होता है मंगल और 11वें में 12वें में शुक्र। ठीक है। अभी उच्च के ग्रह। सूर्य यहाँ पे मेष राशि में पहले भाव में उच्च का। मेष राशि में उच्च का। इसके ऊपर हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का वृषभ राशि के अंदर। वृषभ, ये दूसरा भाव किसका है? परिवार का। चंद्रमा कौन है? माता। अब माता कहाँ पे खुश रहती है? गृहिणी होती है माता। घर परिवार के अंदर घर संभालना, गृह लक्ष्मी सब माता होती है। तो घर संभालने का काम माता होता है, लालन पालन का काम माता का होता है। दूसरा भाव परिवार का भाव होता है। तीसरा राहु, वृद्धि स्थान, पराक्रम का स्थान। तीसरा भाव वृद्धि का। राहु क्या है? अनियंत्रित वृद्धि है। ये राहु का हो गया। फिर ये गुरु, चौथा भाव, माता का भाव। कर्क राशि गुरु। चौथा भाव क्या है? जलीय भाव। गुरु कौन है? विष्णु स्वरूप, विष्णु जी। पांचवें में कोई नहीं है। छठा बुध का। रोग ऋण और शत्रु। यहाँ पे बुध उच्च का होता है, पिछले जन्मों का कर्म। सातवां भाव शाम का समय, शनि। स्थिरता, बैलेंस, तुला राशि। शनि कौन है? स्थिरता, तुला राशि के अंदर। न्याय का देवता। आंखों पे पट्टी बांधे जो है देवी, न्याय की देवी। और ये धर्म का भाव, जहाँ पे केतु उच्च का। धनु राशि, ये धनु राशि। ये मंगल उच्च का मकर राशि। कर्म क्षेत्र है ये। और सोम है मकर राशि, शत्रु शनि की राशि, जिसके अंदर युद्ध करता हुआ 27 या कितना 28 डिग्री के ऊपर जाकर युद्ध करता है विजय को प्राप्त करके। ये शनि के मूल त्रिकोण राशि। और ये शुक्र उच्च का। काल पुरुष विष्णु जी के पांव दबाती लक्ष्मी जी। शुक्र कौन है? लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का तो स्वरूप है ना। और 12वां भाव पांव है विष्णु जी के। और ये किसका भाव है? मोक्ष, मुक्ति। अब देखिए, मोक्ष और मुक्ति के अंदर के भाव के अंदर जाके शुक्र उच्च का होता है। अब आप लोग शुक्र को भोग का कारक बोलते हैं, और उच्च का होता है गुरु की राशि में, मोक्ष के भाव में, मोक्ष की राशि में जाके उच्च का होता है। तो शुक्र खाली भोग नहीं है, कभी भी ध्यान रखिएगा। शुक्र पीड़ित हुआ तो ही भोग है, क्योंकि शुक्र तो वीर्य है, भोग है। पीड़ित हुआ या किसी तरह से अस्त व्यस्त हुआ, खराब हुआ, तो किसी न किसी तरह भोग के रूप में निकलेगा, वीर्य के रूप में निकलेगा। और अगर शुक्र मजबूत और शुभ का हुआ तो देखो आपको कहाँ ले जाता है, मुक्ति की तरफ शुक्र लेके जाता है आपको।
शुक्र सिर्फ भोग नहीं है। अब ये भाव भी देखो शुक्र का ही है, दूसरा भाव काल पुरुष में ये भी शुक्र का है। यहाँ आपके शुक्र, यहाँ शुक्र, यहाँ शुक्र, मतलब आपके चारों तरफ शुक्र ही शुक्र है। शुक्र से आप बच के नहीं जा सकते। और ये कौन है? मेष, मंगल, मंगल का अपोजिट भी शुक्र है, विपरीत। मंगल को शुक्र आकर्षित करता है, आकर्षित, शुक्र को मंगल आकर्षित करता है। मंगल कौन है? पुरुष। पुरुष को क्या बनता है? वीर्य। और ये कौन है? वीर्य का कारक कौन है? शुक्र। ठीक है। अब यहाँ पे कौन है? स्त्री, शुक्र, रज। रज का कारक कौन है? मंगल। देखो एक दूसरे का कनेक्शन देखिए आप। अब हम तो उच्च के भाव के ऊपर चल रहे थे, तो उच्च के भाव के ऊपर आपका ये है सूर्य, चंद्रमा। अब इसका देखो मालिक तो है शुक्र, अब चंद्रमा, शुक्र हो गई स्त्री, दूसरे भाव, परिवार का भाव। एक तो ये और एक ये घर और परिवार, चौथे को भी परिवार मानते हैं क्योंकि इसका वृद्धि भाव है। यहाँ पे चंद्रमा शुक्र, यहाँ पे चंद्रमा शुक्र, दिग्बली, गुरु उच्च का, यहाँ पे ये चौथा भाव है, आपका मन है। पहला मोक्ष त्रिकोण है, गुरु है, क्षीर सागर, चंद्रमा, कर्क राशि, यहाँ पे गुरु उच्च का, विष्णु जी विराजमान होते हैं। गुरु कौन है? नियंत्रित वृद्धि है, हमारी स्तन का होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इसीलिए स्तन उठे हुए रहते हैं। गुरु नियंत्रित वृद्धि है ना। यहाँ पे गुरु उच्च का, यहाँ पे बुध उच्च का, रोग, ऋण और शत्रु भाव में। बुध राजकुमार है, ये भी राजकुमार है, तीसरा और छठा भाव राजकुमार का भाव है। और ये बता ही दिया सातवां भाव स्थिरता का, तुला राशि, न्याय की देवी, शनि न्याय के देवता। और ये केतु धर्म और मोक्ष, धनु राशि, जहाँ पे गुरु की राशि में उच्च का, यहाँ पे मंगल उच्च का और यहाँ पे शुक्र उच्च का। अब देखिए इसका एक कनेक्शन हम लाल किताब के हिसाब से और देखते हैं, जो वास्तु कुंडली, मकान कुंडली जो दिखाते हैं लाल किताब के अंदर। तो पहले भाव को उनमें दिया है ईस्ट, मकान का पूर्व हिस्सा। ईस्ट कौन है? सूर्य। पूर्व दिशा का स्वामी कौन है? सूर्य। तो ये ईस्ट, ये मेष राशि भी पूर्व दिशा की राशि होती है। फिर दूसरा भाव को उन्होंने नॉर्थ वेस्ट दिया है, उत्तर पूर्व। चंद्रमा उच्च का होता है यहाँ पे, तो मतलब उच्च के ग्रहों का संबंध देखिए लाल किताब में मकान कुंडली से जोड़ा है। चंद्रमा उच्च का, चंद्रमा का स्थान हो गया नॉर्थ वेस्ट दे दिया। तीसरा भाव, यहाँ का कारक मंगल होता है, देखो तीसरे भाव का, पराक्रम का भाव है ना, तो साउथ दे दिया इसको, बराबर है। गुरु उच्च का होता है यहाँ चौथे भाव में, कर्क राशि में, तो इसको नॉर्थ ईस्ट दे दिया, भाव दे दिया। फिर पांचवा भाव सिंह राशि, सूर्य की राशि, इसको भी ईस्ट दे दिया, फिर से पूर्व दिशा दे दी। फिर यहाँ को इसको नॉर्थ दे दिया, बुध उच्च का, बुध है देखो यहाँ पे छठे भाव के अंदर। सातवां भाव में शनि उच्च का होता है, इसको साउथ वेस्ट दे दिया, राहु का स्थान दे दिया इसको, शनि की जगह साउथ वेस्ट। आठवां भाव को साउथ दे दिया, ये मंगल की वृश्चिक राशि है, दक्षिण दिशा का मालिक मंगल है। फिर यहाँ पे सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान, इसको केतु दे दिया, ब्रह्म स्थान नवम भाव को। फिर ये शनि के दोनों भाव है 10 और 11, इनको वेस्ट दे दिया, पश्चिम दे दिया। फिर मीन राशि, मीन राशि का शुक्र उच्च का, तो यहाँ पे साउथ ईस्ट दे दिया, साउथ ईस्ट का मालिक शुक्र है। तो देखो ये कनेक्शन भी बन गया काल पुरुष कुंडली के अंदर। मकान कुंडली जो आपकी होती है लाल किताब के अंदर, इसमें और भी डिटेल अंदर जाते हैं तब होता है, मेन बेसिक जो है उसको समझाने के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो ये हो गया आपका लाल किताब कुंडली के हिसाब से मकान कुंडली, और उसके क्या लॉजिक है पीछे, थोड़ा सा मेरे को जैसे समझ में आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि उच्च के ग्रहों का क्या क्या फायदे, लॉजिक है इनके पीछे।
तो हमारी चर्चा चल रही है कालपुरुष कुंडली के ऊपर। ये आपको फलित जब आप करने जाओगे ना, तब आपको बार बार इसका उपयोग पता चलेगा और बहुत फायदा होगा आपको। ये जो लाल आपन कालपुरुष कुंडली का जो अध्ययन कर रहे हैं, इसका आपको फलित में बहुत सहायता मिलेगी आगे जाके। तो इसको आप सीरियस होके समझिए। ये तो हो गए अपने उच्च के ग्रह सूर्य। नीच का हो गया शनि, इसकी हम पहले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे चंद्रमा उच्च का, यहाँ पे नीच का कोई नहीं है। यहाँ पे राहु उच्च का, ऑब्वियसली केतु नीच का हो गया। यहाँ पे नीच उच्च का गुरु और नीच का मंगल। देखो सुख का स्थान है, मंगल तो पराक्रम है, कर्म प्रधान है, एनर्जी ऊर्जा है, तो उसका सुख के भाव में क्या काम है। हृदय का स्थान है ना, मंगल रक्त है, वहीं से तो छलनी होके निकलता है। यहाँ पे कोई नहीं, सिंह राशि, राजा के घर में क्या उच्च और क्या नीच। छठा बुध उच्च का, देखो नीच का शुक्र। भोग भोग जो है उसका रोग ऋण शत्रु में क्या काम है। जितना ज्यादा भोग भोगोगे आप, शुक्र देखो नीच का हो गया यहाँ पे आके, जितना जो भोगोगे आप अस्वस्थ होते जाओगे। साफ साफ बता रहा है कालपुरुष कुंडली कि आप जितना भोग भोगोगे आप कमजोर और बीमार होते जाओगे। अब भृगु नाड़ी के अंदर इसका एक सूत्र दिया हुआ है, सुब्रमण्यम शास्त्री जी ने अपनी जो वीडियो है उसमें बताया कि शुक्र जहां जहां बैठेगा ना कालपुरुष की जिस राशि में, उस भाव उस राशि से संबंधित बीमारी देगा। मेष राशि में बैठेगा तो सर की बीमारी, वृषभ राशि में चेहरे की, तीसरे में गले और छाती की, चौथे में हृदय की, पांचवें में पेट की, छठे में बड़ी आंत की, सातवें में गुप्तांग की, आठवें में गुदा स्थान की, नौवें में जांग, ये घुटने, पिंडली और पांव। जिस राशि में बैठेगा शुक्र, अब देख लो ये एक सूत्र से हम लोग कई सूत्र बना सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज बताई है कि शुक्र जिस राशि में बैठेगा उस राशि को संबंधित रोग देगा। क्यों? क्योंकि काल पुरुष में शुक्र छठे भाव यानी कन्या राशि में नीच का होता है, रोग का होता है। अब ऐसे जैसे हमने एक सूत्र बनाया है, वैसे दूसरा सूत्र भी बना सकते हैं मंगल का। चौथा भाव यानी सुख में मंगल नीच का होता है। अब ये मंगल काल पुरुष की जिस जिस राशि में बैठेगा, जिस जिस भाव में बैठेगा, उससे संबंधित सुखों में कमी करेगा। नीच का है ना, तो गुरु उच्च का है, विचारणीय भाव से चतुर्थ भाव में गुरु बैठेगा तो वो उस भाव को फुलफिल करेगा, और मंगल बैठेगा तो उसको सुख में कमी करेगा। अब मंगल समझो दशम में तो उच्च का तो हो गया, दिग्बली भी हो गया, यहाँ मंगल बैठा है, लेकिन ये दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। अगर हम शुक्र वाला फॉर्मूला मंगल के ऊपर भी अपनाए तो, ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत सोच विचार के बता रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो सही भी हो, तो आप भी अपनी तरफ से अपना लॉजिक, अपना दिमाग, अपना विवेक, अपना ईश्वर इस्तेमाल करके देखिए। क्योंकि जब शुक्र वाला जो हम लॉजिक लगा सकते हैं तो मंगल बुध का शनि का क्यों नहीं लगा सकते। शनि देखो नीच का लगन के अंदर है, तो लगन को शनि नीच करता है, तो शनि समझ लो कि यहाँ पे चौथे भाव में नीच का है, तो चौथा भाव किसका है, माता का। तो माता से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा देगा, माता को मार के इसके समान फल देगा। अच्छा, इसमें आचार्य मुकुंद ने ये सब बताए हैं दो चार लॉजिक। लगन में शनि पीड़ित अवस्था में हो तो मार के इसका समान फल देता है। तीसरे भाव में गुरु पीड़ित हो तो मार के इसके समान फल देता है। नौवें भाव में राहु पीड़ित हो तो मार के इसके समान फल देता है। ये सब देखो उन्होंने कालपुरुष कुंडली को आधार बना के किया है। पहले भाव में शनि नीच का, ये गुरु है, काम त्रिकोण है, काम के अंदर गुरु का क्या काम, गुरु तो मोक्ष देता है, ज्ञान देता है, भगवान की तरफ मोड़ता है, तो वहां काम के अंदर गुरु का क्या काम है, तो ये हो गया ना। ऐसे ही राहु, राहु तो अधर्म है ना, अधर्म है,
उसका इधर धर्म के घर में क्या काम। लेकिन यहाँ पे बलवान और शुभ का राहु होएगा तो बहुत ही प्रगाढ़ ज्ञानी बनाएगा। पीड़ित हुआ तो मार्गेश को समान फल देगा ये, क्योंकि नीच का राहु होता है यहाँ पे काल पुरुष में, और गुरु का विपरीत है। गुरु का परम शत्रु राहु है, गुरु धर्म है, राहु धर्म है। राहु के तो राक्षस थे ना, तो यहाँ पे राहु मार्गेश फल देगा। अब ये देखो स्त्री कुंडली के अंदर अगर यहाँ पे राहु पीड़ित हुआ तो मैरिड लाइफ एकदम ही खराब कर देता है, बच्चे मैरिड, क्योंकि एक तो सप्तम का वृद्धि स्थान है, संतान का भी भाव हो जाता है स्त्री कुंडली में। तो यहाँ पे अगर राहु पीड़ित है स्त्री कुंडली के अंदर तो बहुत पीड़ा देगा, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करेगा, पूरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रखेगा, और बच्चों की लाइफ भी, बच्चे भी मुश्किल से आएंगे। ये तो उच्च के हो गए। और नीच के, यहाँ पे चंद्रमा नीच का, नीच के ग्रहों की अपन बाद में चर्चा करेंगे, अभी लमसम कर लेते हैं। यहाँ सूर्य नीच का, नीच के ग्रहों पे हम लोग अगले एपिसोड में चर्चा कर लेंगे। अभी तो उच्च के ग्रहों पे और थोड़े बहुत लॉजिक के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए ये कर्म स्थान है, यहाँ पे मंगल उच्च का होता है। मंगल तो ऊर्जा है ना, ऊर्जा कहाँ खत्म खर्च करेगा वो, कर्म करेंगे तभी तो ऊर्जा खर्च होगी ना, वरना मंगल की ऊर्जा का क्या काम है। मंगल तो पीड़ित हो जाएगा ना, जंग लग जाएगा, कोई भी चीज को पड़े पड़े ऊर्जा का एक जगह पड़ी रहेगी तो वो क्या होता है, फिर विस्फोट होता है। आज में झुंझुला के फिर कुछ ना तो ऊर्जा खर्च कर्म करोगे तभी आपकी ऊर्जा कर दो। ये मंगल का, ये देखो कुंभ राशि किसकी, उच्च का कोई नहीं है, लेकिन राहु की मूल त्रिकोण राशि है ये, और शनि की मूल त्रिकोण राशि है, इच्छा का भाव है। इच्छा, शनि की मूल त्रिकोण राशि इच्छा, इच्छा मन में रहती है तभी हम बार बार जन्म लेते हैं। इच्छा खत्म, मोक्ष की प्राप्ति। देखिए इसका 12वां भाव, मोक्ष का नाश, मोक्ष का नाश करती है इच्छा का भाव। मुक्ति, मुक्ति नहीं होने देगी, मोक्ष नहीं होने देगी। जब तक आपके मन में एक भी इच्छा है आप मुक्ति नहीं ना पा सकते, मोक्ष नहीं पा सकते, उनका नाश कर देती है इस भाव का। और इसके कारक और मालिक कौन है, दोनों की मूल त्रिकोण राशि है शनि और राहु की, दोनों पापी ग्रह है। सब पापी शनि, शनि से पापी राहु। ये देखो इसीलिए बोलते हैं कि पुनर्जन्म के लिए शनि मुख्य कारण होता है। यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ का कारक ले लो शनि, ये दोनों भावों का कारक, और ये कर्म का तो कारक है ही, यहाँ का भी कारक है शनि और यहाँ का भी कारक है शनि। गुरु के बाद सबसे ज्यादा 4 भावों का कारक है, एक इसका तो गुरु है, सॉरी 2 3 और 4, लेकिन काल पुरुष में शनि इच्छा का कारक है। देखो राहु भी है, भाव मालिक है, सॉरी कारक नहीं है, मालिक है। कारक तो इस भाव का गुरु है, इसीलिए गुरु को कारकत्व दिया है कि गुरु के शरण में जाओ तो इच्छाएं खत्म। इसीलिए कुंभ लगन को, और कुंभ लगन के साथ कुंभ द्वादशांश D12 में भी कुंभ का लगन आ जाए ना, तो वरामीर और सत्याचार्य ने इसको शुभ नहीं माना है, इस लगन को, कुंभ लगन को। काल पुरुष में देखिए दोनों पापी ग्रहों का भाव है और इच्छा का भाव है। इच्छा जब आपकी खत्म ही नहीं होगी तो आपको मुक्ति कहाँ से मिलेगी। इच्छा खत्म होगी तभी तो मुक्ति मिलेगी ना आपको, इच्छा का भाव है ये। तो उच्च के ग्रहों का लाल किताब के हिसाब से आपको काल पुरुष की कुंडली का समझ में आ गया कि मकान कुंडली में कैसे इसको उन्होंने दिशाएं दी है। इसको काल पुरुष कुंडली को आधार मान के यहाँ पे जो जो उच्च के ग्रह होते हैं पहले उनके हिसाब से दिया है, और फिर जो कारक ग्रह है, जैसे तीसरे का कारक मंगल है पराक्रम का, 5वें में तो सूर्य आ गया, पहले में भी सूर्य को दे दिया, 1 3 और 8 मंगल को दे दिया, ये केतु को दे दिया, और ये शनि को दे दिया 10 और 11, और ये गुरु को दे, शुक्र को दे दिया, चौथा इसको दे दिया। काल पुरुष कुंडली आपको बार बार आपको फलित में सहायता करेगी,
ये तो छोटे से हमने चर्चा की है। देखो ज्योतिष क्या है, संभावनाओं का खेल है। तो आप जितना इसमें मेहनत करोगे इष्ट कृपा से, बिना इष्ट कृपा के आपको ज्योतिष आएगी ही नहीं, ये बात आप नोट कर लेना। इंटरेस्ट के हिसाब से सीख रहे हैं अलग बात है, लेकिन बिना इष्ट कृपा के आप ज्योतिष नहीं कर सकते हो, इस बात को गांठ बांध लेना। आप कितने भी कोशिश कर लो, कितनी भी एक से किताबें सीख लो, बढ़िया से बढ़िया गुरु से सीख लो, बिना इस कृपा के आप ज्योतिष नहीं कर पाओगे। ये सब चीजें आपको अपने आप समझ में आएगी। काल पुरुष कुंडली का आप जब शास्त्रों में उनको पढ़ोगे ना, तो इनडायरेक्टली रूप से सारी की सारी काल पुरुष में दी हुई है। ये सारी चीजें हर किताब में लिखी हुई है, जितनी अभी किताबें उपलब्ध है ना मार्केट में, उस सब किताबों में इनडायरेक्टली रूप से यही काल पुरुष कुंडली को आधार मानकर जगह जगह फलित दिया हुआ है। ये आपको अपने आप समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस समय में इस तरह का गुरु आपको मिलना मुश्किल है कि आपको ऐसा डिटेल में समझा दे कोई। लाल किताब हो, भृगु नंदी नाड़ी हो, वैदिक हो, सब जगह इनडायरेक्टली रूप से काल पुरुष का अध्ययन किया हुआ है। काल पुरुष को आधार मानकर पाराश्री है, और ये लाल किताब है। लाल किताब तो पूरी की पूरी आपको काल पुरुष के ऊपर ही है। BNN है, ये तो 3 किताबें हैं, पाराशरी, लाल किताब, BNN तो मेष वर्षक उसके हिसाब से बनाती है, लाल किताब भाव के हिसाब से बना देती है। ये भाव, ये राशि चक्र, और पाराशरी भाव। पाराशरी तो तीनों पे चलती है, भाव, भावेश और भाव कारक। पाराशरी 3 चीजों पे है। लाल किताब काल पुरुष को कुंडली को ही भाव को ही लगन मानकर पहली राशि मानकर करती है, और BNN भृगु नंदी नाड़ी जो आजकल उपलब्ध है वो राशि चक्र को ही बाकी भृगु नाड़ी नंदी नाड़ी दोनों में आगे जाके लगन का भी खूब उल्लेख है। स्टार्टिंग में राशि चक्र का ही उल्लेख है, काल पुरुष को आधार मानकर फलित करके उन्होंने दिया है। तो घूम फिर के ये सारी चीजें उसी में मिक्स हो जाएगी, बाद में पाराश्री में मिक्स हो जाएगी। आप जब गौर से पढ़ोगे ना, पाराश्री, व्रत पाराशर, होरा शास्त्र, ब्रह जातकम, फल दीपिका, जातक परिजात, जातक शारदीप, जातक होरा, होरा प्रदीप, होरा रत्नम, सबके अंदर ये जो लॉजिक कारकत्व दिए है ना, फलित दिया हुआ है, वो राशि चक्र के हिसाब से भी दिया हुआ है, भाव के भी हिसाब से दिया हुआ है, और भाव कारक, ये तीनों का समाहित है। आप जब पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं आगे जाकर अलग से वीडियोस में सब में चर्चा भी करूंगा कि क्या हिसाब से उनके अंदर ये फलित का दिया हुआ है। काल पुरुष का मेरे को समझाने का यही कारण था कि उसका फलित में आपको बार बार उपयोग होगा, तो उसको काल पुरुष को आपको समझना है, डेली उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। जो कारकत्व जब आप आगे आके देखोगे तो उसमें भी काल पुरुष का ही वो रहेगा, चाहे रोग हो, चाहे आपका फलित हो, चाहे वो हो, लगन हो, लग्नेश हो, राशि हो, तो बार बार वो काल चक्र के हिसाब से, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से आपको फलित दिखाया जाएगा, बताया रहेगा उसके अंदर, उसके हिसाब से आपको फलित करना है। अभी हम अगले एपिसोड में नीच के ग्रहों पर काल पुरुष पे चर्चा करेंगे, फिर आगे भावों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अपना जो भारतीय ज्योतिष है वो तो भाव प्रधान ही है। तो एंड ऑफ द डे आपको घूम फिर के भाव के ऊपर ही आना पड़ेगा।